स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेके आए क्लास 7th में एसएसटी का चैप्टर 22 सिविक्स का। आपने हिस्ट्री पढ़ी, ज्योग्राफी पढ़ी और आज सिविक्स के बारे में हम जानते हैं। सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर आपका है डेमोक्रेसी। प्यारे बच्चों, जब लोकतंत्र की बात आती है तो हमारे जहन में एक बात आती है कि वास्तव में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले तो मोनार्ची सिस्टम था, उसके बाद डिक्टेटरशाही वगैरह सिस्टम था, उससे बेटर क्यों है ये, इसमें उसमें फर्क क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके वर्ड मीनिंग की बात करें हम तो डेमोक्रेसी जो वर्ड जो है वो डेमोस प्लस क्रेशिया शब्द से मिलकर बना। और डेमोस प्लस क्रेशिया, डेमोस का मतलब क्या था? डेमोस का मतलब था भीड़, क्राउड, और क्रेशिया का मतलब था पावर, मतलब भीड़ की ताकत या जनता की शक्ति से इसको लिया गया। तो डेमोक्रेसी शब्द का एक तरह से सिंपली अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है लोकतंत्र, मतलब लोगों के बनाया हुआ तंत्र। इसकी एक डेफिनेशन है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया सिस्टम जो होता है, जो गवर्नमेंट चलाता है या सरकार चलाने का सिस्टम है, उसे हम क्या कह सकते हैं? लोकतंत्र या डेमोक्रेसी कह सकते हैं। अब ये कैसे एग्जिस्ट हुआ, किस प्रकार ओरिजिनेट हुआ, तो इसके निर्माण में और इसके लागू होने में बहुत सारे घटनाक्रम हुए। ऐसे ये फोकट में नहीं मिल गया हमें, इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस हमें करना पड़ा है। तो देखिए, स्ट्रगल टू अचीव इक्वलिटी इज द इंडीड वेरी लॉन्ग। इस इक्वलिटी के लिए, समानता के लिए हम बहुत लंबे समय से लड़ते चले आ रहे हैं। ये एकदम से हमें भोंगड़ों के भाव में नहीं मिली है। एंड इज नॉट एज इजी एज इट अपीयर टू बी। और क्या कहा? जितना आसान ये लगता है हमें इक्विलिटी प्राप्त करना, समानता प्राप्त करना, जितना आसान लगता है वास्तव में इतना आसान है नहीं। इसके लिए हमें बहुत लहू बहाना पड़ा है। बट दीज आर ऑलवेज पीपल एंड कम्युनिटीज एंड हु स्ट्राइव टू अचीव इक्वलिटी इन द वॉट एवर वाइल पॉसिबल। क्या कहा कि हमें इसको प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पीपल्स और कम्युनिटीज, बहुत सारे समाज और संगठन जो हैं, उन्होंने मिलकर इसके लिए लगातार संघर्ष किया, स्ट्राइव किया है, तब जाकर हमें इक्वलिटी मिली है या हासिल हुई है। इसका मतलब ये सस्ते में हमें नहीं मिली, इसी में बहुत हमें कुछ खोना पड़ा है। देखिए, हाउ डिड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट, किस प्रकार ये ओरिजिनेट हुआ, किस प्रकार ये लागू हुआ, किस प्रकार ये अस्तित्व में आया, अस्तित्व में क्यों आई डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की क्यों जरूरत पड़ी लोगों को, ये विचार क्यों आया लोगों के दिमाग में? क्योंकि पहले लोगों के साथ अन्याय होता था, उनको इक्वलिटी नहीं थी, उनको राइट नहीं थे, और लोग जो हैं एक तरह से वह प्रोसेस में जो गुजर रहे थे, उस स्लेव की पोजीशन में गुजर रहे थे, मतलब गुलाम की भांति काम कर रहे थे। और राजा, जो महाराजा होते थे, उनको दबाव में लाकर उनको मजदूरों की भांति या गुलामों की भांति, स्लेव की भांति उनसे काम करवाया करते थे। मतलब मर्जी लोगों की नहीं चलती थी, मर्जी राजा की चलती थी। इस प्रकार धीरे धीरे सिस्टम का विरोध होने लगा। और क्या होता है, देखिए, डेमोक्रेसी एग्जिस्टेड इन एन एनिशियंट ग्रीक सिटी स्टेट्स। क्या कहा? डेमोक्रेसी वैसे कोई नई चीज नहीं है, ये ग्रीक स्टेट में बहुत पहले से थी। और ग्रीक स्टेट में किस प्रकार थी? दे बिलीव्ड दैट ऑल मेल्स शुड टेक ए पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और ये ग्रीक सिटी, जो छोटी छोटी सिटी हुआ करती थी, ये लोग क्या विश्वास करते थे? ये डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे और क्या मानते थे? बिलीव दैट ऑल मेल्स शुड बी टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। और उनका मानना था, ग्रीक सिटी वालों का, कि लोगों में पुरुष प्रधान समाज हो, और पुरुष जो हैं, मेल्स, ओनली मेल्स क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग में अपना अचीवमेंट दिखाते हैं या वहां पर अपना एक्शन लेते हैं। लेकिन क्या बात कही उन्होंने ये बात तो मानी कि डिसीजन मेकिंग में लोगों का योगदान होना जरूरी है, ओनली मेल पार्ट के लिए। लेकिन बोला कि स्लेव एंड वुमेन हैड नो सच राइट्स। लेकिन उन्होंने कहा कि गुलाम और महिलाओं में इसका कोई योगदान नहीं होना चाहिए। तो दोहरी राय होगी ना। एक तरह से वो जब किसी बात की, डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो कहेंगे सब जेंट्स ही तो इसमें डिसीजन करेंगे, और गुलाम और महिलाएं जो हैं इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। तो उनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं हुआ, तो सही मायने में डेमोक्रेसी नहीं हुई ना। क्या महिलाओं के राइट नहीं होते? क्या गुलामों के राइट नहीं होते? क्या उनकी कोई डिमांड नहीं होती? क्या उनकी कोई नीड नहीं होती? इसलिए हर चीज के लिए प्रॉपर डेमोक्रेसी हमें चाहिए था। तो इस बात का ये लोग विरोध करने लगे। तो इन्होंने कहा, वुमेन हैड नो सच राइट्स एंड हाउएवर दिस वाज एंड पॉसिबल बिकॉज ग्रीक सिटी स्टेट वर स्मॉल। और ये पॉसिबल था
क्यों? क्योंकि ग्रीक सिटी स्टेट वर स्मॉल। ग्रीक सिटी में जो स्टेट थे, जो राज्य थे, वो क्या थे? छोटे छोटे थे। और छोटे छोटे राज्यों में इस प्रकार की सिस्टम संभव था, पॉसिबल था, क्योंकि वहां लोग इकट्ठे होकर किसी भी बात पर डिसीजन कर लिया करते थे, या कोई कानून या निर्माण कर लिया करते थे, उसको लागू कर लिया करते थे। लेकिन क्या हिंदुस्तान जैसे कंट्री में, या चाइना जैसी कंट्री में, या यूएसए जैसी कंट्री में क्या ये पॉसिबल है कि सारे लोग इकट्ठे होकर किसी डिसीजन को कर ले? यहाँ तो भीड़ तंत्र पूरी दुनिया में नंबर 1, 2 आबादी में हम आते हैं, चाइना नंबर 1 आता है। तो ऐसे देश के अंदर इस प्रकार का डेमोक्रेटिक सिस्टम फॉलो नहीं किया जा सकता। यहाँ तो एक छोटा सा शहर ही उन ग्रीक सिटियों से बराबर या उनसे बड़ा है। तो इस हालात के अंदर यहाँ पर ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं है। फिर क्या हुआ? इन मॉडर्न एरा डेमोक्रेसी ओरिजिनेट इन द यूरोप एंड द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688। क्या बोले कि अब जब डेमोक्रेसी सिस्टम ग्रीक सिटियों में था, लोग इकट्ठे होकर वहां डिसीजन करते थे, तो उसको देखकर अब मॉडर्न एरा की हम बात करें, मॉडर्न एरा में डेमोक्रेसी ओरिजिनेट हुआ इन यूरोप। यूरोप के अंदर सबसे पहले आया, और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में जो क्रांति करी वहां के लोगों ने, उस महत्वपूर्ण क्रांति से यूरोप के अंदर सबसे पहले लोकतंत्र की या डेमोक्रेसी की मांग की जाने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो राजा थे वो इन पर निरंकुश शासन करते थे, इनको दुखी और परेशान करते थे, इसलिए जनता इनके खिलाफ खड़ी हुई और यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन करी, एक क्रांति करी, और उस क्रांति में डेमोक्रेसी की बात उन्होंने उठाई, और अंत आखिर संघर्ष रंग लाया और उन्हें आजादी मिली और डेमोक्रेसी वहां सिस्टम लागू हुआ, और राजा की शक्तियों को क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया, कंट्रोल कर दिया गया। अमेरिकन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस एंडेड ब्रिटिश रूल इन यूएसए एंड 1787। उसके बाद जब यूरोपियन कंट्री में ये बात होने लगी, तो अमेरिकन वॉर, मतलब जो अमेरिकी युद्ध पद्धति में जो वहां पर इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई या संघर्ष किया गया, उसमें उन्होंने क्या कर दिया? इस डेमोक्रेसी की तुलना के लिए उन्होंने ब्रिटिश रूल को खत्म कर दिया, और ब्रिटिश सरकार से वो आजाद हो गए। जैसे हम भारतवासी जैसे 1947 में जब आजाद हुए, उसी प्रकार हमने संघर्ष किया। तो अमेरिकन लोगों ने भी ब्रिटिशर से आजादी के लिए संघर्ष किया। 1787 के अंदर वे फ्रीडम हो चुके, किसकी गुलामी से? ब्रिटिशर की गुलामी से, और वो आजाद होकर उन्होंने अपना वहां पर लोकतंत्र स्थापित किया और राजतंत्र को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उसके बाद आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में 3 बातों को लेकर विशेष रूप से जोर दिया गया या डेमोक्रेसी की मांग की गई। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। क्या बताया? लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, इक्वलिटी समानता के लिए लड़े, और फर्टर्निटी मतलब भाईचारे, बंधुत्व की बात की गई। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों फीचर्स के ऊपर इन्होंने जोर दिया, और तीनों फीचर पे जोर देकर लोकतंत्र की मांग करी, और अंत आखिर जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहां भी लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब क्या होता है? these events made a significant impacted in the other part of the world, Europe to Asia and Africa। और इस इवेंट से, इस सिग्निफिकेंट इंपैक्ट से, इस प्रभावशाली महत्वपूर्ण प्रभाव से क्या हुआ? इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड, इसका प्रभाव और सारी दुनिया के अंदर हुआ, और वर्ल्ड में खास तौर से यूरोप के बाद यूरोप टू एशिया एंड अफ्रीका। जब सेंट्रल एशिया और मिडिल एशिया और नॉर्थ एशिया में और अफ्रीका में, आपने काले गोरों के भेद के बारे में तो सुना पड़ा होगा कि महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया था। नेल्सन मंडेला 28 ईयर प्रिजनर के रूप में, जेल में कैदी के रूप में रहे, और इन्होंने संघर्ष किया, और अंत में आखिर वहां पर भी जो है लोकतंत्र स्थापित हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस घटनाक्रम को आप जब देखते हैं तो इस सिग्निफिकेंट के बाद, इस महत्वपूर्ण प्रभाव के कारण दुनिया के अन्य कंट्री में भी क्या हुआ? लोकतंत्र का विस्तार हुआ, उसका प्रचार प्रसार हुआ। फिर देखो किन बातों में लेके चालू रहा ये? पीपल हैड ए राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। मेन फीचर क्या था कि अब लोकतंत्र जब लागू हो गया तो लोगों के पास क्या राइट आ गया? राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। अपने जनप्रतिनिधि को चुनने का राइट उनके पास आ गया, कि जिसको वो चाहेंगे जिता के राजा बनाएंगे या सरकार चलाने का न्योता देंगे। दूसरा क्या कहा? पीरियोडिकल इलेक्शंस। और दूसरी बात क्या कही कि जब हमने किसी एक्स नेता को चुन लिया
तो एक्स नेता को चुनने के बाद उन्होंने पीरियोडिकल इलेक्शन की बात रखी। अगर वो निरंकुश हुआ, अगर वह शासन संचालित सही तरीके से नहीं करा, तो आने वाले 5 साल बाद में उसको बदल दिया जाएगा और पीरियोडिकल इलेक्शन मतलब एक समय के साथ दोबारा से चुनाव होंगे और इन इलेक्शन में वो अपने पसंदीदा नेता चुन के भेज देंगे। इस प्रकार दुनिया में लोकतंत्र अस्तित्व में आया और अब बाकी आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। और अब ये डेमोक्रेसी कितने प्रकार का था, शासन कितने प्रकार का था, इसकी डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।